हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाबा, क्या ज़रूरत थी इस वसीयत की? अंजलिम ने उनकी सारी वसीयत सुनते हुए नाराज़गी का इजहार किया। यह ज़रूरी था बेटा, जिंदगी में उसका कोई भी भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए। उनकी नज़रें मुस्तफ़ा पर टिकी हुई थी, जो बिल्कुल खामोश सर झुकाए बैठा हुआ था। उसने किसी किस्म का कोई भी इजहार नहीं किया था। बाबा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आमीन। अंजलि दुखी हुई थी। जबकि लुबना बेगम ने पास बैठे हुए मुस्तफ़ा का हाथ थामा तो वो चौंका। मुझे भी आप अपने पास चाहिए। मुस्तफ़ा क्या अपने माँ बाप को माफ़ नहीं करते थे? बहुत मान से पूछा। मम्मा, मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने या ना करने वाला? मेरी तो कोई भी पहचान नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। मेरी माँ ने मुझे क्यों छोड़ा? मुझे तो कोई हक नहीं है आप पर, आपकी जायदाद पर, आपकी दौलत पर। मेरा मेरा कोई हक नहीं है। ऐसी बातें मत करो मुस्तफ़ा, सब कुछ तुम्हारा है। भले तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन कोई भी किस कसम ले लो, कभी ये नहीं सोचा, बल्कि अंजलिम से ज्यादा चाहा, और इस बात का रब गवाह है। जुबना बेगम ने रुंधी हुई आवाज में कहा तो मुस्तफ़ा ने उन्हें सीने से लगाया तो वो जो जब्त की हुई बैठी थी रो दी। आपका एहसान है मुझ पर। मेरी ममता को एहसान का नाम देकर गाली मत दो मुस्तफ़ा। उन्हें नम लहजे में सर उठाकर कहा तो वो शर्मिंदा सो गया। उनका माथा झुमा। माफ कर दे, आइंदा कभी ऐसा नहीं कहूंगा। मुस्तफ़ा ने अपने सीने में बिछा। यार, मुझे भी गले लगा लो, मरीज मैं हूँ। नदीम साहब ने अब मुस्कुराते हुए कहा तो मुस्तफ़ा उठकर उनके पास पैर पर जाते हुए उन्हें सीने से लगा गया। नदीम साहब के जलते हुए सीने में ठंड से पड़ गए थे। बस अब आप रेस्ट करें, सारे काम मैं देख लूंगा, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। ममा, आपका ख्याल रखेंगी, आप घर पर रहेंगे। मुस्तफ़ा ने उन्हें प्यार से कहा और बेटे के होते हुए बाप क्यों फिक्रमंद होने लगा। अंजलि, अंजलि बेटा, कब्र से वो ग्रीन फाइल निकाल कर लाना। नदीम साहब ने अंजलि को कीस दी तो वो उठती हुई उनकी कब्र से ग्रीन फाइल निकाल कर लाई। बेटा, इस फाइल को संभाल लो, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। मेरा बिजनेस अब तुम्हारे हवाले है, बाकी डिटेल्स। बाबा, इस बारे में बाद में बात कीजिएगा, पहले अभी अच्छी अच्छी बातें करें। मुस्तफ़ा ने फाइल एक तरफ रखी तो नदीम साहब मुस्कुरा दिए। चलो फिर ये बताओ कि हमारी बहू कब तक ला रही हो? उनके पापा मुस्तफ़ा और अंजलिम की नजरें मिली थी। अंजलिम ने वालदैन को नहीं बताया था कि इरम के रिश्ते से मुस्तफ़ा ने इनकार कर दिया, इसलिए वो अनजान थे। आज जाएगी वो भी, आपकी मेडिसिन का वक्त हो गया। अंजलिम ने बात को टाला, जिस पर मुस्तफ़ा ने तशकर से उसको देखा। मैं कहती हूँ आप माने ना माने, वो लड़की बुरहान के साथ ताल्लुक में है। जिस तरह बुरहान उसकी तकलीफ पर तड़पा है ना, मैं हैरान रह गई हूँ। मारिया फोन पर किससे बात करती और कल के हुए वाकये की तफसील दे रही थी। बढ़ान अभी घर नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे में धड़ल्ले से फोन पर लगी थी। लेकिन अचानक से पड़ी कि वहां आने पर पहुंचूंगी और कॉल काट दी। तुम्हें मैनर्स नहीं है? किसी के रूम में आने से पहले इजाजत लेते हैं। आपको बाहर बुला रहे हैं, कोई मिलने आया है। उसकी बात को सिरे से ही नजरअंदाज करती परी ने उसे इतला दी। मुझसे कौन मिलने? मारिया सोच में पड़ गई। बाहर कोई समीर को देखकर बुरी तरह से डटकी। कैसी हो मारिया? वो उसके पास आता हुआ उसके गले मिला और परी ने बहुत ही गहरी नजर से ये मंजर देखा। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? गिड़गिड़ाते हुए पूछा। बस देख लो, ढूंढ लिया तुम्हें, वो खुशी से बोला। तुम यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ फ्रेश जूस लेकर आओ। मारिया ने परी को वहां से हटाना चाहा तो परी चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। डोंट टेल मी शी इज सर्वेंट। समीर को वो मुलाजमा कहीं से भी ना लगी थी। मुलाजमा ही है, जस्ट फॉरगेट इट। तुम्हें यहाँ फिलहाल नहीं आना चाहिए था, मारिया ने कहा, जबकि वो परी के दिलकश सरापे को देखने में माहूर था और परी ने उसे जूस थमाया तो समीर ने जानबूझकर उसकी उंगलियों के साथ उंगलियां मिस की थी और परी ने करंट खाते हुए हाथ पीछे खींचा, जबकि समीर मुस्कुरा रहा था। अभी समीर जूस का गिलास मुंह के साथ लगा था कि किसी ने अचानक से उसका जूस से बड़ा हुआ गिलास उसके मुंह पर दे मारा। मारिया भी अपनी जगह कंग सिराई गई थी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? समीर गुस्से से चलाया, जिस पर बरहान ने एक जोरदार पंच उस शख्स के मुंह पर रख कर दिया कि वो तड़प गया। बरहान, प्लीज स्टॉप इट, समीर इज माई फ्रेंड। मारिया चलाई, अपने दोस्त को समझा दो कि मेरी बीवी से दूर है, वरना अभी सिर्फ मुंह तोड़ा है, अगली बार पूरा तोड़ दूंगा। बरहान हुर्राते हुए बोला कि उसके बीवी वाले इल्फाफ पर मारिया तो साकस ही हो गई थी। ये क्या कह रही हो? बीवी? मारिया का जबान लड़खड़ाई, जबकि बरहान उसकी बात का जवाब दिए बिना परी का हाथ थामे हुए कमरे की जाना बढ़ा था और परी ने अपना हाथ जोर से उसके हाथ से खींचा। आप कैसे दुश्मन हैं जिसे दुश्मनी भी ठीक से करनी नहीं आती? एक तरफ आप मुझसे नफरत का दम बढ़ते हैं, लेकिन अगले ही पल आप अपनी ही बात पे नफी करते हैं। क्या चाहती हैं अब? परी बरहान की बातों और उसके हर अमल से अबजित हो गई थी। मोहब्बत से इनकारी होने के बावजूद परी को उसके हर अंदाज से मोहब्बत छलती हुई दिखाई दे रही थी और उसे समझने से वो कासर थी। वो सब सच जानना चाहती थी। बरहान ने उससे निकाह क्यों किया? क्या साजिश थी? क्योंकि उसकी नजरों में परी को आज भी अपने लिए वही मोहब्बत दिखाई देती थी जिसके लिए वो सबसे छुपकर निकाह जैसा बड़ा कदम उठा चुके थे।
यू नो मिसेस बरहान राजपूत, तुम्हें प्यार करने का, तुम्हें तकलीफ देने का और तुम्हें असियत देने का हक सिर्फ बरहान राजपूत का है, किसी और का नहीं। इसलिए अपने दिल और दिमाग को इस फतूर से बाहर निकाल कर, वरना रोती रह जाओगी। बहरान ने फिर अपने जज्बात से इनकारी करते हुए परी को अर्श से फर्श पर फेंका था। अगर ऐसी बात है तो जब उसने मुझे छुआ तो आपको क्यों तकलीफ हुई? छूने देते, अच्छा था ना, आपको सुकून मिलता। उसके कातलाना अल्फाज पर बरहान को अपना आप अंगारों पर जलता हुआ महसूस हुआ। बालू से दबोचते हुए उसका चेहरा खुद से करीब तय करते हुए वो एक सख्त गुस्ताही कर गया था कि परी जी जान से लजर उठी। मुस्तफा ने बाप के बिजनेस को हैंड ओवर कर लिया था। अब सब डिटेल्स के बाद एक और फाइल थी जिसमें उस कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट्स की फाइल डिटेल थी। ऑफिस जाने के बजाय उसने वो फाइल घर पर मंगवाई थी और बाहाल मजबूरी इरम को वो फाइल लेकर जाना पड़ी। ऑफिस आवर खत्म होने में कुछ वक्त अब बाकी था। अभी वो फाइल सीने से लगाए मुतलबा पते पर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि वो किसी और का नहीं MK का एड्रेस था। ये दिल क्या कि वो वापस चली जाए, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए धड़क से वो उसके हान मैंशन में दाखिल हो गई थी। धीरे धीरे वो MK के मुलाजिम के पीछे चलती जा रही थी कि अचानक से उसे अपने पीछे घुराने की आवाज सुनाई दी। ईरम ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक काले रंग का बड़ा सा साइज का कुत्ता उसे घूरते जा रहा था। ईरम का सांस बुढ़ता से हलक में अटका और फिर से घुराया तो ईरम जो कि मुलाजिम के पीछे चलती हुई रह गई थी, मुलाजिम बिना उसकी जन्म आगे बढ़ता जा रहा था। उस कुत्ते ने ईरम पर भौंकना शुरू किया तो ईरम जिसके कुत्तों से जान जाती थी, उसने इतने बड़े कुत्ते को खुद पर भौंकते देखकर सरपिट भागी। स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में मसला से पीछे 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग एक आतिश फिशा बना हुआ था। रह रह कर उसे सब याद आ रहा था जो वो याद नहीं करना चाहता था। वो तैराकी करता हुआ दूसरी जानब पहुंचा। पानी से सर बाहर निकालता अपने चेहरे को साफ करने लगा ही था कि इसी वक्त उसे अपने पीछे पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। रोशन माथे पर बाल डाले उसने पीछे मुड़कर देखा। जरतार आंचल पानी के ऊपर लहराता हुआ नजर आया और साथ एक लड़की का चेहरा उभरा, लेकिन फिर से पानी में डूबी थे। वो बामुश्किल खुद को ऊपर की तरफ उछालती हुई हाथ पांव मार थी, जबकि मुस्तफा उसे इस तरह से यहाँ पर देखकर साथ हैरान हुआ। वापस पानी में डुबकी लगाता उस जानब तैरता हुआ बड़ा उसके करीब जाते हुए कमर से पकड़कर ऊपर की तरफ उछाला। उसने गहरा सांस भरा था। आंखें उसकी बांध थी। मुस्तफा उसको देखता ही चला गया था। चांदी जैसा साफ शिफात दमकता हुआ चेहरा देखकर वो बिना पलके जबकि उसे नहा रहा था और वो नाजुक मिजाज सी डरी सहमी सी मुस्तफा के गले में बाहें डाले खुद को वापस पानी में डुबोने से बचाने लगी। इस नस्वानी वजूद का हुस्न लगा महसूस करते हुए मुस्तफा झटके से पीछे हटा और उससे पड़ा झटका, लेकिन ईरन ने मचलते उसकी जन्म हाथ बढ़ाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इल्तजा थी और मुस्तफा ने लब बेचों से वापस अपनी तरफ खींच कर उसके कमरे में हाथ डाले एक तरफ लेकर जाते हुए पुल से बाहर बिठाया। ईरन ने शुक्र का कलमा पढ़ा, जबकि सामने इस वजूद पर नजर पड़ते ही उसके औसान हटा हुए थे। बार बार पलक झपकते उस शख्स को देखा कि वो ख्वाब था या हकीकत। मुस्तफा की गुस्ली नजरें खुद पर महसूस करते उसने थूक निकला। वो शर्ट लेस था, लेकिन शुक्र था कि पानी में था। ईरम शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या कर रही थी यहाँ? मुस्तफा के सर्द अबा पर उसका जी चाह खुद को कहीं छुपा ले। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वो इतनी जोर से डरा कि ईरम घबरा कर अपनी जगह से हिल ना पाई और वापस पानी में गिरी। मुस्तफा ने गुस्से से सर लम्हे में हिलाया और उसे खींच कर वापस ऊपर किया। उसके चेहरे को देखता वो उसके नरम व नाजुक वजूद को भी महसूस कर रहा था। वो पानी उसके चेहरे को मजीद दिलकश बना रहा था और MK को तो उसके इस मासूम हुस्न पर दिलो जान से फिदा हुआ था। वो आपका कुत्ता? ईरम पा मुश्किल बोलती और मुस्तफा अपने सोचों को झटका हुआ फौरन होश में आया। उसकी बात सुनता उसे सख्त गुस्सा आया था। कुत्ता नहीं है वो, शफर्ट नाम है उसका। ईरम उसके गले के गिर्द बाहें डाले उसके बेहद करीब थी। उसका नरम मुलायम वजूद MK के हाथों में था, जिसे वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो किसी मर्द के जज्बात को पूरी तरह झंझोक गए थे। नाम आप शेर रख लें या टाइगर रख लें, कुत्ता फिर भी कुत्ता ही होता है। ईरम की बात पर मुस्तफा ने उसकी देदार दिलेरी से भवें उचकाई। होश में तो हो, क्या बोले जा रही हो? MK ने उसे कमर के गिर्द बाजू माइल करते हुए खुद से करीब तैर किया कि ईरम की जान हथेली पड़ाई। छोड़े मुझे। ईरम उसके बाजू हटाने चाहे। सोच लो, छोड़ दिया तो क्या होगा तुम्हारा? MK उसके नाजुक सरापे की रनाइयों में इस कदर खो रहा था कि वो भूल गया था कि ये वही लड़की है जिसे उसने ठुकरा दिया था। आज उसकी कुर्बत पर उसे दीवाना कर रहे थे। मुझे बाहर निकालें प्लीज। उसके करीब उसके सहारे पर खड़ी वो लड़की उससे मिन्नत बड़े हुए लहजे में बोली और MK ने हाथ बढ़ाकर उसके चेपा चिपके हुए बालों को पीछे किया तो ईरम लजर सी गई। मिस्टर MK, पानी ठंडा है प्लीज, मुझे बाहर निकाले। ईरम लदरती हुई आवाज में वो होश में आया और फौरन से उसे बाहर आया। ईरम बाहर आते हुए गहरा सांस बनाने लगी। अपने सीने पर हाथ रखे वो लजर रहे थे। उसके कपड़े गीले थे, उसके जिस्म के साथ चिपके हुए। MK के माथे पर बाल पड़े। इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। अपना स्विमिंग रूप उसे पहनाया तो उसे डबडबाई हुई नजर से देखने लगी। क्यों आई हो यहाँ इस वक्त? माथे पर बाल डाले तीखे लहजे में पूछा। आपने बुलवाया था? वो फाइल? सुसु करती वसगत इंतहाई मासूम बच्ची लग रही थी। कौन सी फाइल?
MK ने उसकी बात काटी। वो पीछे मुड़कर तलाशी नजर से देखते हुए परेशान हुई। वो वहीं पर गिर गई, पीछे गिर गई है जहाँ वो आपका कुत्ता कुत्ता कहते वर्ड की थी, जबकि MK ने साथ गुड़ी से नवाजा। वही आपका कुत्ता वाला शेफ्ट वो हिकलाते हुए तेज से बोली, मेरे पीछे लग गया तो फाइल वहीं पर गिर गए और मैं भागी और यहाँ पानी में गिर गई। पूल, MK ने तस्दीक की थी। जी जी, आपका ठंडा पानी वाला पूल। छींके मारते हुए इरम ने मजीद बोला तो MK ने चेहरा मोड़ लिया। मतलब इतने मैनर्स नहीं है कि छींकते हुए मुंह पर हाथ ही रख ले। इतने में मुलाजिम वहां पर पहुंचा और फाइल MK को थमाई। MK ने एक नजर इस फाइल को देखा और वापस मुलाजिम को दे दी और अपने लिए स्विमिंग रोब मंगवाया। वो शर्ट लेस था और शर्म से इरम की तो नजरें ही झुकी हुई थी। MK ने एक नजर उसके गुलाबी चेहरे को देखा तो एक हार्ट बीट मिस हुई। कुछ तो खास बात है इस लड़की में जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। MK ने रूह फेरा। वो एक आम सी लड़की उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह से हावी हो रही थी। जहांजेब ने हवेली आना फिर से छोड़ दिया था। वो चाह कभी कस्बा को माफ नहीं कर पा रहा था। वो सोचता था कि इसकी जन्म कदम बढ़ाए, लेकिन न जाने क्यों वो लम्हे बुला नहीं पा रहा था। आज झिड़का था दूसरे गांव के एक आदमी को चौधरी फरासत के बेटे चौधरी इब्रार ने कत्ल कर दिया था और अब उन्हें खून बहा चाहिए था। वो लोग भी काफी असर रसू वाले थे, उनके बदले खून या खून बहा चाहते थे। ऐसे में चौधरी फरासत की एक बेटी थी समारा, उसका खून बहा में मांग रहे थे और चौधरी फरासत बहुत ही बुरी तरीके से फंसा था। एक तरफ बेटा था तो दूसरी तरफ बेटी, किसको बचाते और किस तरह। फैसला झिड़के में चौधरी जहांजेब के सुपुर्द किया गया था और चौधरी जहांजेब ने दोनों तरफ से बात सुनी। चौधरी फरासत, उनका भाई मरा है जो कि एक कत्ल है। वजह जो भी हो, है झगड़ा या दुश्मनी, लेकिन खून के बदले खून। चौधरी जहांजेब, जरा ध्यान से, बेटा है वो मेरा। चौधरी फरासत ने आंखें दिखाई। वो जो कत्ल हुआ है ना, वो भी उनका बेटा था। चौधरी जहांजेब गुस्से से अपनी जगह से उठा था। तो ठीक है, खून बाहर में बेटी को देता हूँ, फौरन से फैसला हुआ और चौधरी जहांजेब ने गुस्से से जबड़े बीचे। जितना वो इस रस्म के खिलाफ था, वो इस रस्म को खत्म करना चाहता था। इतनी ही तेजी से चौधरी फरासत उसे फ्रॉक दे रहा था। आप लोग क्या चाहते हैं? गुलरेज, जिसका भाई मरा था, उसके जन्म उठते हुए जहांजेब ने पूछा। इनको चाहने से क्या होता है? कुछ दिन पहले खुद तुमने खून बहा में लड़की लाई है, अब उसके खिलाफ तो तुम नहीं कर जा सकते ना। इब्रार का खून खोल रहा था। उसके अल्फाज पर चौधरी जहांजेब ने पलट कर गुस्से से उसके जन्म देखा। बात इस वक्त तुम्हारी हो रही है, सरदार चौधरी जहांजेब की नहीं। और चौधरी जहांजेब, तुम जैसे को तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि वो मेरी जात में दखल अंदाजी करे। चौधरी जहांजेब जिस कदर साथ और खुरदरे लहजे में बोला, एक पल को सबको चुप से लगे। जहांजेब को कॉल आई तो उसने कुछ वक्त के लिए जिरगा रोक दिया और वहां से हवेली गया। चौधरी की तबीयत अचानक से खराब हुई थी और जहांजेब उनकी खातर हवेली आया था। उसे देखकर चौधरी जी उठे थे। काफी वक्त उनके पास बैठा रहा। उनको मेडिसिन देकर सिलाते हुए बाहर निकला तो अपने कमरे के जन्म निगाह उठे। आज इतने दिनों बाद उस बंद कमरे को देख रहा था जहाँ उससे जुड़ा एक रिश्ता रह रहा था और वो रिश्ता बहुत ही खास था। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जासमीन की आवाज पर वो चौंका। चेहरे पर साथी दराई थी और साथ झटका। बहुत खूबसूरत है वो। जहांजेब आगे बढ़ने लगा कि जासमीन की बात पर रुका। लेकिन है तो वनी ही ना, क्या हसीयत है उसकी इस हवेली में? जासमीन उसके सामने खड़ी उसके से सवाल कर दिया। इस हवेली में इस सरदानी होने का दर्जा वो कैसे हासिल कर सकती है, जबकि वो मेरा वो मुकाम था? किसे दे सकती हो? बोलो, बताओ ना। वो तरफ का बोलती हो, तुम्हारी इतनी हसीयत है कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सको? चौधरी जहांजेब ने इंतहाई संजीदगी से कहा तो वो थोड़ा सा घबराई। चौधरी जहांजेब उसके पास 2 कदम चलता हुआ करीब हुआ। तुम क्या, कोई भी मेरे और मेरी बीवी के बीच में आएगा तो उसका बहुत ही बुरा हाल करूंगा, सख्त लहजे में वो कहते हुए आगे बढ़ा था और फिर पलटा। और हाँ, चौधरी जहांजेब की बीवी का वही मुकाम होगा जो चौधरी जहांजेब का है। कति अंदाज में कहता वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा चुका था और जासमीन ने अपने आंसू पहुंचे। तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए नासू न बना दिया तो मेरा नाम भी जासलीम असलम नहीं है। दिल में उसने मौसम इरादा किया। वो कमरे में आया तो कस्बा इस वक्त शावर लेकर बाहर निकली थी। दोनों की नजरें पाल को एक दूसरे से टकराई थी। वक्त जैसे थम सा गया था। उसके गिले बाल उस वक्त ढलके हुए थे। बिना दुपट्टे के उसका दिलकश सरापा जहांजेब के दिल की धड़कनों में बुरी तरह से इर्तिशा पैदा कर गया था। लेकिन अगले ही पल उसने सर झटते नजरों का जाविया बदला और वहां से ड्रेसिंग रूम का रुख किया। मिस्टर जहां, वो बेहतियारी से उसकी जानब लग गए। इतने दिन से उसका वेट करती एक सुकून सा था कि उसका नसीब बना, लेकिन एक खलिश के वो नाराज है। इस हलिश को खत्म करने के लिए उसने कितनी बार खुद को हौसला दिया और आज जब वो सामने था तो अल्फाज साथ छोड़े थे और उसके साथ खड़ी उंगलियां चटहाते हुए बेचैनी से उसे देखे जा रहे थे, जो इस वक्त काटन की ब्लैक कमीज शलवार में माथे पर 2 बार डाले इंतहाई गुस्से में लग रहा था। मेरी तरफ देखे मिस्टर जहां, धीरे से कहती वो करीब हुई। रास्ते से हटो। वो सब गुस्सली नजर देता हुआ एक तरफ से होता हुआ जाने लगा कि कस्बा ने उसकी कलाई थामे। मिस्टर जहां, जब तक आप सारा सच जान नहीं लेते अब मुझे सजा नहीं दे सकते। कस्बा तरफ का बोली। कैसा सच? जहांजेब ने उसे बाजू से पकड़कर खुद से करीब किया। ये
کہ تمہیں ونی کیا گیا ہے یا یہ کہ تم نے میری محبت کا کیا ہے، میرے دل کی دنیا کو برباد کیا؟ بتاؤ کیا سچ ہے؟ بتانا چاہتی ہو مجھے؟ جہاں کی باتوں پر قصبہ مسمریز ہوئی تھی، مطلب وہ ساری سچائی جانتا تھا پھر بھی اسے بدگمان تھا، کیوں؟ آپ کو پتا ہے؟ ٹوٹے الفاظ لبوں سے ادا ہوئے تھے اور جہاں نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میری بات بچپن میں ماموں کے بیٹے سے طے ہوئی تھی اور زبان کی بہت ویلیو ہے، ایسا کچھ کہا کہ میری محبت کو ٹھکرایا تھا نا؟ کہاں گیا وہ ماموں کا بیٹا؟ بولو، جواب دو۔ جہاں چلایا تھا کہ قصبہ نے سہم کر آنکھیں ساتھی سے مچی، گالوں پر آنسو لڑک کر گرے تھے۔ ونی ہوتے ہوئے کیوں نہ خیال آیا وہ شخص چودھری فراست کیسا ہوگا؟ وہ تو کسی کو بھی سونپ سکتی ہو، لیکن مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی، کرب سے کہتے ہوئے جھٹکے سے قصبہ کو چھوڑا تو وہ بے یقینی سے اس کو دیکھنے لگے۔ جہاں آنسو میں ڈوبی ہوئی آواز ابھرے، جانتی ہو کون ہے وہ انتہائی شفاق انسان جس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور تم نے اپنی جان کو اتنا عرضہ کر دیا کہ اپنا آپ دان کرنے چلے گئے کہ تمہیں میرے جذبات کا نہیں پتا تھا۔ وہ آپ کے بار غصے سے پھنکارا۔ جہاں پلیز مجھے غلط نہ سمجھے، ایک بار میری جگہ خود کو رکھ کر سوچے۔ وہ بے خودی میں اس کے پاس آتی ہوئے اس کے ہاتھ ہمیں روتے ہوئے بولے، تمہاری جگہ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا قصبہ، کیونکہ تم نے اتنی جلدی ہار مانے، جبکہ جہاں زیب چودھری اتنی اپنی آخری سانس تک ہار نہیں مارتا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھپاتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا ہوا دروازہ لا کر گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے روتی چلی گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ جہاں کو راضی کرے۔ آج ایک بار پھر سے اندلیب ارم کے گھر پر پہنچی تھی۔ اسے تسلیم بیگم کی عزت پوری نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ اپنی ساس کے ساتھ یہاں پر آئی تھی ایم کے خواہش پر، اور فائنلی ایم کے ارم کے لیے راضی ہو گیا تھا اور اس نے اندلیب کو دوبارہ سے رشتے کے لیے اجازت دی تھی۔ اندلیب کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ اس کے پیچھے کیا سچائی تھی یہ ارم اچھی طرح جانتی تھی۔ تیار ہوتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، کالی ایم کے نے اسے ڈیل کی تھی اور آج اندلیب کا آنا اسی ڈیل کا حصہ تھا۔ مس شیخ یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک کنٹریکٹ میرج ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور کنٹریکٹ میرج بزنس ڈیل کی طرح ہوتی ہے، اپنے مقررہ وقت پر دی اینڈ۔ ایم کے نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارم کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، لیکن وہ خود پر کمال کا ضبط کیے ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ اس کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں تھا اور یہ قدم اٹھانا تھا ہر حال میں۔ جانتی ہوں مسٹر ایم کے کبھی نہیں بولیں گے، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ ارم نے دو بدر جواب دیا۔ ایم کے زیر لب مسکرایا، پہلی بار کوئی لڑکی ٹکر کی ملی تھی جس کی نگاہوں میں ایم کے اپنے لیے جذبات دے چکا تھا، لیکن اب اس کا ضبط آزمانا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس آزمائش میں اپنا سب کچھ ہارنے والا تھا۔ ارم نے پتھر پر دل رکھتے ہوئے ان پیپرز پر سائن کیا اور کھڑی ہوئی۔ ڈیل کے مطابق کل میری بہن آئے گی آپ کے گھر اور کالی رشتہ پکا ہو جانا چاہیے، کیونکہ آفیشلی تو اب تو میری لیگل بیوی بن ہی گئی ہو نا، باقی فارمیلٹیز رہ گئی ہیں وہ بھی پوری ہو جانی چاہیے۔ قریبی کہیں ایم کے کہے الفاظ کی بات کش ہوئی تو وہ چونکی، سر پر اچھے سے دوپٹہ اڑے وہ باہر آئی تھی۔ اندلیب اس کی والدہ سے ملتی، وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس کی والدہ اپنے کمرے میں ملتی، نہ وہ کس سے ملتی تھی نہ انہیں کوئی ڈسٹرب کرتا تھا۔ اندلیب بھی اس کی بی جان اس سے مل کر رشتے کی بات کرنے لگے۔ اندلیب باپی، سب فیصلوں کا اختیار امی کے پاس ہے اور رشتے کی بات تو امی ہی کریں گی نا، پلیز جب تک امی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں ارم کو بات سنبھالنا نہ آ رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ ماموں کی آواز، ماموں کی اچانک آمد پر وہ سب چونکے۔ کس رشتے کی بات ہو رہی ہے؟ تھوڑا درستگی سے بولے تھے۔ ان کی آواز پر لبنہ بیگم پہلے برتن سے چونکی، ماضی کی کچھ تلخ یاد نے دماغ کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اٹھتی ہوئی شخص کی جانب مڑے، وہ شخص جو مزید غور فشانی کرتا ہوا سامنے لبنہ بیگم کو دیتا سختی میں تھا۔ اس وقت دونوں کی کیفیت ایسی تھی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔